राष्ट्रपति ने गुमला में कार्तिक जत्रा को संबोधित करते हुए जनजातीय चेतना और शिक्षा के प्रसार पर दिया जोर। बोली, धरती आबा की पावन भूमि पर आना तीर्थ यात्रा जैसा। मुख्यमंत्री ने रांची में सीजीएल परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। रोजगार और विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। नवनियुक्त कर्मियों को कराया दायित्व बोध। चंपाई सोरेन साहिबगंज में विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। राज्य सरकार पर जनजातीय समुदाय की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का आरोप। संघर्ष जारी रखने का ऐलान। और देवघर पहुंची सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। केकेएन स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित। जेसीए सचिव सौरभ तिवारी और जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जनजातीय बाहुल्य आकांक्षी जिला गुमला के रायडीह प्रखंड में अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुमला में कार्तिक जत्रा को संबोधित करते हुए वंचित वर्गों के उत्थान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार समावेशी विकास पर बल दे रही है ताकि विकास की किरण समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। शिक्षा विकास का कुंजी है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते जितने विभाग है सभी विभाग का विकास करना, आगे बढ़ना कर्तव्य है, लेकिन सभी विभाग तब आगे बढ़ पाएगा जब शिक्षा आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं समझती हूँ कि मुझे भी अर्जी लगाया गया है यहाँ विश्वविद्यालय हो, मैं अपने तरफ से मैं प्रयास करूंगी। राष्ट्रपति ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा और पूर्व केंद्रीय मंत्री कार्तिक उरांव को याद करते हुए कहा कि इन महापुरुषों ने जनजातीय चेतना और पहचान को मजबूत बनाया। पंकराज साहेब कार्तिक उरांव जी ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों के अनुरूप जनजातीय चेतना और पहचान को मजबूत बनाए। उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली गुमला में आप सबके साथ मैं उनकी पावन स्मृति को सादर प्रणाम करती हूँ। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि धरती आबा की पावन भूमि पर आना उनके लिए तीर्थ यात्रा जैसा है। उन्होंने झारखंड में राज्यपाल के तौर पर अपने कार्यकाल को भी याद किया। राष्ट्रपति ने शिक्षा को विकास की पूंजी की संज्ञा दी और क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापना की दिशा में सामूहिक पहल पर जोर दिया। सौभाग्य से राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन मुझे 6 साल से ज्यादा ये राज्य को, ये समाज को सेवा करने का मौका मिला। देवियों और स्वजनों, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म और कार्य क्षेत्र झारखंड में आकर मुझे तीर्थ यात्रा करने जैसा अनुभव हो रहा है। ये सभी देशवासियों द्वारा सामाजिक न्याय तथा जनजातीय गौरव के महान प्रतीक के रूप में सम्मानित है। मैं भगवान बिरसा मुंडा की पावन स्मृति को शत शत नमन करती हूँ। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुमला को साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की भूमि की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जनता से जुड़ाव है। राज्यपाल ने विकास में महिलाओं के योगदान पर प्रसन्नता जताई। लोक भवन को राज्य की हर जनता तक सुगमता से पहुंचाना और इसे आम नागरिकों के हितों के संरक्षक के रूप में सक्रिय होकर कार्य करना मेरा दृढ़ संकल्प है। मेरा स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जनता से जुड़ाव में ही निहित है। इस दौरान मैंने अनुभव किया कि झारखंड के लोग अत्यंत परिश्रमी हैं। गुमला में आयोजित इस कार्तिक जत्रा में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व विधायक शिवशंकर उरांव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों की जनजातीय कला संस्कृति की भी झलक दिखी। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य का 3 दिवसीय सफल यात्रा संपन्न कर रवाना हो चुकी हैं। इधर आज सवेरे लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुमला रवाना होने से पहले उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस संबंध में तस्वीर साझा कर श्री गंगवार ने भरोसा जताया कि राष्ट्रपति का मार्गदर्शन राज्य को नई दिशा प्रदान करता रहेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर दोहराया है कि केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के तेज विकास और श्रमिकों के हित के लिए वचनबद्ध है। भोपाल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका था। केंद्र सरकार ने श्रमिकों के हित में विकसित भारत जी राम जी योजना लागू की है, जिससे 100 दिन की बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। कई गंभीर खामियां थी। मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूरों के बजाय मशीनों से काम, कॉन्ट्रैक्टर से काम, ओवर एस्टिमेट बनाना, काम का वैल्यूएशन ठीक नहीं होना, एक ही काम को बार बार कर देना, कई तरह की चीजें ऐसी आती थी जिन पर लगभग 1 साल से विचार चल रहा था। अंततः फैसला ये हुआ कि अब इस स्वरूप में योजना का चलाना ना तो विकास के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है, न मजदूरों के लिए उपयोगी, और इसलिए विकसित भारत जी राम जी अभी संसद में इस बिल को लाके पारित करके कानून बना है, एक्ट बना है। राज्य में रोजगार का कारवां आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के मोरहाबादी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान सीजीएल परीक्षा के करीब 2000 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान श्री सोरेन ने विकास और रोजगार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें कर्तव्यबोध भी कराया। सीएम के हाथों नियुक्ति पत्र मिलने से सफल अभ्यर्थी खासे खुश नजर आए। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चांपाई सोरेन ने साहिबगंज में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। श्री सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के इशारे पर भोगनाडीह में आदिवासी समुदाय के लोगों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है और उन्हें कार्यक्रम आयोजित करने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले उन्होंने भोगनाडीह में संथाल हुल के महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नाडी गांव को एक स्वतंत्र रूप से रहने नहीं दिया। आने वाला दिन इसका जो स्वतंत्र रूप से रहे, जिस माटी से अंग्रेज समाजवाद का भुगना टेक दिया, उस गांव, उस वंशों, उस सिद्धूगढ़ वंशों को इस तरह का निगाह से दिखेगा, वहाँ तो 365 दिन कोई भी जा सकता है उस वीर माटी को छूने के लिए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका और योगदान को महत्वपूर्ण बताया है। श्री सेठ ने आज उनके रांची स्थित आवास पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से युवाओं ने मुलाकात की। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने इन युवाओं को विकसित भारत के निर्माण की दिशा में सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया, साथ ही उन्हें शुभकामनाएं भी दी। धनबाद में केंदुआडीह क्षेत्र में जहरीली गैस रिसाव का संकट बरकरार है। क्षेत्र में गैस रिसाव की वजह से एक व्यक्ति की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि नया धौड़ा का रहने वाले एक शख्स अचेत अवस्था में पाए गए। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने
उसे मृत घोषित कर दिया। पूर्व विधायक संजीव सिंह ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर संवेदना जताई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने स्वदेश निर्मित अगली पीढ़ी के हेलीकॉप्टर ध्रुव NG की पहली खेप आज बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाकर रवाना की। आज पहली उड़ान इसने भर ली है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को झंडी दिखाई। इससे पहले बेंगलुरु में HAL के हेलीकॉप्टर डिवीजन में अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर ध्रुव की पूजा अर्चना की गई। राममोहन नायडू ने हेलीकॉप्टर की सुरक्षा पैमानों का भी जायजा लिया। ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने विकसित किया है। 6 से 14 सीटों वाला यह हेलीकॉप्टर पर्यटन, VIP परिवहन, आपदा और बाढ़ प्रबंधन के साथ समुद्री अभियानों जैसे नागरिक कार्यों में सक्षम है। And I also to share the fact that HAL Hindustan Aeronautics Limited is supposed to be a bicycle riding on 2 wheels. One wheel is the defense, one wheel is the civil aviation. But you have to also realize that the bicycle design has gone through various changes over the years. If you had seen the history, then you would remember the earlier design of the bicycle where one wheel is too big and one wheel was small. So like that, HAL for some time has been riding on the wheel of defense, taking a heavy load on the defense. But today I can proudly say from what we have witnessed today, the internal design of HAL is now changing and the bicycle is now riding on 2 equal wheels, which is the civil aviation and defense. देश के जनजातीय समाज को सशक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पिछले दिनों संविधान का संथाली भाषा में लोकार्पण किया गया। जामताड़ा में आदिवासी संगठनों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक बुद्धिजीवियों ने इसे गौरव का क्षण बताते हुए केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना की। सामाजिक संगठन माझी परगना सरदार महासभा ने इस पहल को आदिवासी समाज के सम्मान से जोड़ा है। संगठन के जिला अध्यक्ष का कहना है कि संथाली भाषा में संविधान का लोकार्पण आदिवासियों के लिए ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जयंती के अवसर पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने संताली में संविधान जारी किया। यह पहली बार ऐसा हुआ है और ये गौरवपूर्ण क्षण रहा है और ऐतिहासिक मामला है। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि पहले संथाली भाषा को वो पहचान नहीं मिल पाई थी जिसकी वो हकदार थी। अब संविधान संथाली में उपलब्ध होने से ये भाषा और समाज दोनों के लिए बड़ी उपलब्धि है। हम लोग का संथाली अगर कल्चर होगा तो हम लोग बहुत खुश हैं। पहले तो हिंदी बांग्ला में ही हो रहा था और अगर संथाली में होगा तो हम लोग का भी इज्जत बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। जनजातीय सुरक्षा मंच ने इस फैसले को आत्मविश्वास बढ़ाने वाला कदम बताया है। संगठन का कहना है कि अब संथाली युवा अपनी ही भाषा में संविधान पढ़ और समझ सकेंगे, जिससे जागरूकता बढ़ेगी। संथाली भाषा में अब संविधान हम लोग पढ़ पाएंगे और इससे क्या होगा, हम लोग का आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों का मानना है कि आजादी के कई दशकों बाद संथाली भाषा में संविधान का लोकार्पण होना आदिवासी समाज के लिए खुशी की बात है और इससे उनकी पहचान और मजबूत होगी। 70 साल के बाद हमारे भारत के जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और हमारे भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में जो संथाली भाषा में संविधान को लोकार्पण किया, मैं इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। संथाली भाषा में संविधान का लोकार्पण ये संदेश देता है कि केंद्र सरकार अंतिम व्यक्ति तक अधिकार और सम्मान पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये पहल जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक मजबूत और ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। डीडी न्यूज के लिए जामताड़ा से उज्जवल प्रसाद आजाद की रिपोर्ट। धनबाद नगर निगम की पहल पर सरायढेला थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे और फुटपाथ पर अवैध रूप से लगी दुकानों को हटाया गया। निगम के अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा।
अपोजिट में जो नाली के ऊपर इंपोर्चमेंट था, कल जो है नगर आयुक्त सर के निर्देश पर जो है आपका यहाँ पे अनाउंसमेंट करा दिया गया था, जो नाली के ऊपर अतिक्रमण किए हुए थे, और आज जो है कार्रवाई की जा रही है। जो भी नाली के ऊपर परमानेंट अतिक्रमण किया हुआ है, ये जो गुमटी रख दिए हैं, काउंटर रखे हुए हैं एक तरीके से, और यहाँ पे क्या है कि बिग बाजार के ठीक जो सामने आपका जो एरिया है, यहाँ पे हमेशा जाम की स्थिति लगी रहती है, क्योंकि इन लोगों ने टेबल भी जो है अपना जो भी खिलाने पिलाने का जो टेबल है, खाने पीने की दुकान है, ये सब काउंटर है, वो बाहर रख देते हैं रोड किनारे, जिससे जाम की समस्या और पब्लिक को भी परेशानी हो रही थी। उसी को देखते हुए यहाँ पे हटाया जा रहा है। इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। आज ही के दिन वर्ष 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में साहस और पराक्रम के साथ तिरंगा फहराया था। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उस क्षण को याद करते हुए कहा कि हमें ये पल याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल आकांक्षा से नहीं बल्कि सामर्थ्य, परिश्रम, न्याय और संगठित संकल्प से आकार लेती है। दिसंबर 1943 ये वही दिन था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए पहली बार भारतीय धरती पर तिरंगा फहराया। यह ऐतिहासिक क्षण अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना ग्राउंड में दर्ज हुआ, जिसे आज नेताजी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। नेताजी ने इस अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिश शासन से मुक्त भारत का पहला क्षेत्र घोषित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप नाम देने का भी सुझाव दिया। जिस स्थान पर तिरंगा फहराया गया था वो आज फ्लैग पॉइंट के नाम से जाना जाता है और देशभक्ति की भावना का प्रतीक बन चुका है। इस ऐतिहासिक घटना की 75वीं वर्षगांठ पर 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर के इसी फ्लैग पॉइंट पर 150 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। 21वीं सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभाष को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। अंडमान में जिस जगह नेताजी ने सबसे पहले तिरंगा फहराया था, वहां आज गगनचुंबी तिरंगा आजाद हिंद फौज के पराक्रम का गुणगान कर रहा है। नेताजी की स्मृति को स्थायी सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2018 में 3 प्रमुख द्वीपों के नाम आधिकारिक रूप से बदले। रॉस द्वीप अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। नील द्वीप का नाम अब शहीद द्वीप है और हेवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 30 दिसंबर 1943 का ऐतिहासिक कदम आज भी हर भारतीय को स्वतंत्रता, साहस और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के देवघर आगमन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान जेएससीए के सचिव सौरभ तिवारी समेत प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। देवघर के केकेएन स्टेडियम में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव सौरभ तिवारी, उपायुक्त नमन केश लकड़ा, पुलिस अधीक्षक सह देवघर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सौरभ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने ट्रॉफी के आगमन को देवघर और झारखंड के लिए गौरव का क्षण बताया। अच्छा अचीवमेंट है, पूरा क्रेडिट प्लेयर को जाता है और थ्रू आउट टूर्नामेंट लोग चैंपियन जैसे ही खेला। अगर आप देखिएगा तो आउट ऑफ 11 मैच 10 मैच उन्होंने जीता और फाइनल मैच तो 1 साइडेड ही लोग खेले और होपफुल अब आते रहेगा ट्रॉफी अब आते रहेगा। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है, ठीक वैसे ही जैसे 1983 का विश्व कप था।
देवघर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन और जेएससीए मिलकर कार्य कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भरोसा दिलाया गया कि जमीन उपलब्ध होते ही मैदान के विकास का कार्य तेजी से शुरू किया जाएगा। और आज वुमेन्स क्रिकेट टीम झारखंड की वो भी सेमीफाइनल खेल रहे हैं वो लोग, और हम लोग ये आशा करते हैं और हम लोग अपने बेस्ट विशेस भी देते हैं कि झारखंड में क्रिकेट इसी तरह से फले फूले। और जेएससीए के तौर पे सेक्रेटरी सौरभ तिवारी जी, जॉइंट सेक्रेटरी शहबाज नदीम जी और जेएससीए के एंटायर टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और हम लोग बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हों हमारे यहाँ जो बाकी डोमेस्टिक नेशनल लेवल पे जो होते हैं। कार्यक्रम में देवघर से लगातार उभर रही क्रिकेट प्रतिभाओं पर भी प्रकाश डाला गया और इस आयोजन को खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का देवघर आगमन न सिर्फ खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने वाला रहा, बल्कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के सपने को भी नई मजबूती देता नजर आया। डीडी न्यूज़ के लिए धनबाद से मनीष दुबे की रिपोर्ट। रांची में महिला एचआईएल का रोमांच जारी है। लीग के दूसरे मैच में कल बंगाल टाइगर्स ने सुरमा हॉकी क्लब को रोमांचक मुकाबले में 1-0 से पराजित किया। रांची रॉयल्स और बंगाल टाइगर्स के बीच आज शाम 7:30 बजे से लीग का तीसरा मुकाबला होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ आज तिरुवनंतपुरम में T20 मुकाबला खेलेगी। 5 मैचों की श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने पहले ही 4-0 की अजय बढ़त बना ली है। और खेल की खबरों में तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने सीरीज के पहले 4 मैच जीतकर सीरीज में 4-0 की अजय बढ़त बना रखी है। भारतीय टीम का इरादा 5वां मैच भी जीतकर सीरीज क्लीन स्वीप करने का होगा, तो वहीं श्रीलंका की टीम आखिरी मैच जीतकर सीरीज का अंत जीत के साथ करना चाहेगी। और अब जानते हैं कि इन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। दिसंबर साल 1986 को ब्रिटिश सरकार ने कोयला खदानों से 200 से ज्यादा कनारी पक्षियों को हटाने का फैसला लिया। इन पीले पंखों वाले पक्षियों को कोयला खदानों में जहरीली गैसों को पहचानने के लिए तैनात किया गया था। इस ऐलान से पहले ब्रिटेन के हर कोयला खदान में 2 कनारी पक्षी इसी कार्य के लिए तैनात थीं। उनके हाव भाव से खदान में गैस की मौजूदगी के खतरे का अंदाजा लगाया जाता था। खदानों में आग लगने या किसी धमाके की वजह से अक्सर बिना रंग और महक की गैसें भर जाती हैं, जिन्हें मनुष्य नहीं पहचान पाते। इन कनारी पक्षियों की जगह बिजली से चलने वाले डिटेक्टर लगाए गए। 30 दिसंबर साल 1935 को मैनुअल आरओ का जन्म हुआ। आरओ ने 1950 के दशक में विश्व स्तर पर शतरंज के खेल में भारत को पहचान दिलाई। वे 9 बार भारत के राष्ट्रीय चैंपियन रहे। वे अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब से सम्मानित होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। साल 1961 में आरओ भारत के पहले इंटरनेशनल मास्टर बने। उन्हें साल 1962 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य में ठंड का सितम जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। रांची, पलामू और बोकारो जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। सरायकेला, खरसावां, लोहरदगा और खूंटी जैसे जिलों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों में आज शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। राहत की बात यह है कि राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि का पूर्वानुमान है। ठंड के बढ़ते प्रकोप से गरीबों और असहायों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। रांची नगर निगम क्षेत्र में जहां अस्थायी आश्रय स्थल बनाया गया है, वहीं जिला प्रशासन की पहल पर ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव की भी व्यवस्था लगातार की जा रही है, ताकि ठंड से किसी को दिक्कत न हो। देश के कदम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी साल 2025 देश के लिए उपलब्धियों भरा रहा। सेंसिंग आगे आने वाले वर्षों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।
क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक तरह से क्रांति लाएगी। जो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे ड्रग डिस्कवरी के क्षेत्र में या एडवांस मटेरियल्स के क्षेत्र में, जो अभी क्लासिकल कंप्यूटर्स पर काम नहीं हो सकते हैं या उसमें ज़्यादा समय लगता है, या कई समस्याएं जो इतनी जटिल हैं जो सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा ही सॉल्व हो सकती है, तो उन क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। उसी तरीके से क्वांटम कम्युनिकेशन भी एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इसके अलावा स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनी स्काई रूट की एंट्री हुई, जिसने पहला प्राइवेट स्पेस रॉकेट विक्रम-1 भारत को दिया, और साल के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर में इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M6 का छठा ऑपरेशनल लॉन्च किया। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप्स को और बूस्ट मिल सके, और इसके लिए परमाणु ऊर्जा से जुड़ा सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी शांति विधेयक 2025 दोनों सदनों से पारित हो गया। इसके अलावा ताजा रेटिंग्स के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी भारत का कद लगातार बढ़ रहा है, और भारत बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़कर पूरी दुनिया में एआई के क्षेत्र में अब अमेरिका, चीन के बाद तीसरे नंबर पर आ गया है, जो कि भारत की उभरती टेक्नोलॉजी को और मजबूत बना रहा है। क्वांटम मिशन है या एआई मिशन है या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, या फिर जो सरकार ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, या फिर 1 लाख करोड़ का रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड बनाया, इन सभी का उद्देश्य यह है कि हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके, और आत्मनिर्भरता की नींव पर ही विकसित भारत की इमारत खड़ी होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने गुमला में कार्तिक जत्रा को संबोधित करते हुए जनजातीय चेतना और शिक्षा के प्रसार पर दिया जोर। बोली, धरती आबा की पावन भूमि पर आना तीर्थ यात्रा जैसा। मुख्यमंत्री ने रांची में सीजीएल परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। रोजगार और विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। नवनियुक्त कर्मियों को कराया दायित्वबोध। चांपाई सोरेन साहिबगंज में विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। राज्य सरकार पर जनजातीय समुदाय की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का आरोप। संघर्ष जारी रखने का ऐलान। और देवघर पहुंची सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। केकेएन स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित। जेसीए सचिव सौरभ तिवारी और जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी रहे मौजूद।